हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, फटाफट चैट पे आ जाइए और बताइए कि आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो मैं आज की क्लास एकदम जोर शोर से शुरू कर सकूं। क्या करने वाले हैं सर आज की क्लास में अपन लोग आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर के बचे हुए सारे प्रोविजंस को खत्म करेंगे एक एक करके। दोस्तों प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। ये आपके शेयर कैपिटल एंड रिविजन एंड डिवेंचर वाले चैप्टर का पार्ट 2 है और पार्ट 1 का हमने ऑलरेडी रिविजन करके अपलोड कर दिया है। वो रिवीजन जो है आप देख सकते हो। आपको पूरा रैपिड रिवीजन का प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आप ये सारे वीडियोस जा करके चैप्टर वाइज लाइन से पूरे देख सकते हो। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ये नोट्स कहां से मिलेंगे हमको? ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वो लिंक पे जा करके आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरी बात एकदम ध्यान से, फुल स्पीड में, फुल एनर्जी के साथ, मेरे साथ पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे जो आपका 10 से 12 नंबर का पावर दे सकता है आपको। तो ये चैप्टर जो है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 62 से। हमारा 61 तक खत्म हो गया था और एक बोनस में हमारा सेक्शन 63 भी खत्म हो गया था। तो जो सेक्शन 63 बोनस की बात करता है वो हमारा पिछले बार रिवीजन हो गया था। 62 कर लेते हैं। 62 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। दोस्तों, जब हम कहते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो यहां पे तीन तरह का इशू आता है। एक जो आप अपने एम्प्लॉइज को करते हो, एक जो आप अपने मेंबर्स को राइट इशू करते हो। जो एम्प्लॉइज को करते हो वो ईसॉप हो गया, एक जो मेंबर्स को करते हो वो राइट इशू हो गया, और तीसरा इशू जो आता है वो कौन सा इशू हो गया आपका? अदर इशू, जहां पे कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है, जहां पे कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। तो ये तीन स्पेसिफिक इशू के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। सर सबसे पहले बात करते हैं आपके राइट इशू के बारे में। अगर अगर एक कंपनी राइट इशू करना चाहती है तो पहली बात याद रखना, दैट इशू विल बी इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल। आपके पेड अप शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में इशू होगा। किस तरीके से इशू करोगे सर? आप सबसे पहले एक नोटिस भेजोगे मेंबर्स को, जहां पे आप कहोगे, ओए मेंबर सुन, तू ना राइट शेयर्स लेने के लिए तेरे पास अधिकार है, तू चाहे तो तू राइट शेयर्स ले सकता है, और तुम टाइम लिमिट बताना कितने टाइम के अंदर उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो टाइम लिमिट है ना, ये 15 दिन से कम नहीं हो सकता, पर 30 दिन से ज्यादा भी नहीं हो सकता। 30 दिन के अंदर अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वेरी गुड, पर अगर 30 दिन के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो लॉ कहता है डीम्ड डिक्लाइन मान लिया जाएगा। सर मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन, पर ये 15 दिन की लिमिट को आप कम कर सकते हो क्या? सर लॉ ने कहा अगर एक प्राइवेट कंपनी है जहां पे 90% मेंबर्स अगर अपना कंसेंट दे देते हैं ना, तो 15 दिन से कम टाइम भी दिया जा सकता है। क्या करने के लिए? राइट इशू के लिए, हाँ बोलने के लिए या ना बोलने के लिए। तो सबसे पहले आप नोटिस भेजोगे सर, और नोटिस में आप एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दोगे। सर आप क्या कर रहे हो? राइट शेयर्स इशू कर रहे हो। ध्यान से सुनना, आप एक नोटिस भेजोगे अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को और उनको बोलोगे तुम्हारे पेड अप शेयर कैपिटल के प्रपोर्शन में आपको राइट्स मिल रहे हैं, इतने टाइम के अंदर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर मेरे को बताओ, क्या राइट्स को रिनाउंस किया जा सकता है? जी हाँ सर। एक शेयर होल्डर किसी भी और इंसान के फेवर में, जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर हो, पर किसी भी और इंसान के फेवर में आप अपने राइट्स को क्या करवा सकते हो? राइट्स को भेजवा सकते हो, राइट्स को आप रेलिंग को रिनाउंस कर सकते हो। पर दोस्तों क्या आप राइट के रिनाउंस को एक कंपनी रोक सकती है? क्या कंपनी ये बोल सकती है कि सर तुम खरीदोगे, कोई नहीं खरीदेगा? सर ऐसा बोल सकती है, पर राइट टू रिनाउंस कैसे रोकेगी? सर वो रोकेगी बाय वे ऑफ एओए। तो अगर एओए रोकता है तो रुक जाना, वरना आप अपने शेयर्स को किसी और के फेवर में रिनाउंस कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जब आपका कोई शेयर होल्डर शेयर नहीं खरीदा, अगर आपने शेयर होल्डर्स को राइट दिया, अगर उनमें से कोई शेयर होल्डर्स ने राइट सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप उन शेयर्स को डिस्पोज करोगे इन अ मैनर दैट इज नॉट डिसएडवांटेजियस टू द शेयर होल्डर एंड द कंपनी। आप इस तरीके से डिस्पोज करोगे जैसे वो शेयर डिसएडवांटेजियस ना हो शेयर होल्डर को एंड कंपनी को। सर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आर यू एबल टू हियर मी? हाँ या नहीं बोलो। ठीक है। अब उसके बाद सर ये क्या हो गया? ये आपके राइट इशू के बारे में बेसिक बात हो गई। नॉन डिसएडवांटेजियस मतलब क्या सर? नॉन और डिसएडवांटेजियस माइनस माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा, मतलब आप उसको एडवांटेजियस तरीके से क्या करोगे? आप उसको डिस्पोज करोगे। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, एम्प्लॉइज की बात करते हैं। एम्प्लॉइज क्या मांगते हैं सर? ईसॉप्स मांगते हैं। अगर आप एम्प्लॉइज को ईसॉप्स देना चाहते हो ना, तो सबसे पहले एसआर पास करना, और आप क्या कर देना, आप उसका गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर लेना। पर राजा अगर प्राइवेट कंपनी है ना, तो तेरे को जिसको जो देने का है तू दे रे बाबा, तेरे में ओआर में काम हो जाएगा, एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हमने क्या कहा? ईसॉप में अगर आप क्या कर रहे हो? एसआर। उसके बाद आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई करने पड़ेंगे जब आप ईसॉप्स की बात करते हो, जो अगले पेज में है। उसके बाद मैं पिछले पेज में वापस आता हूं, ना हो तो मेरे को याद दिला देना। सर क्या कहा मैंने? अब जब आप ईसॉप की बात करते हो तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आप अपने एम्प्लॉइज को देते हो। सवाल यह है एम्प्लॉइज कौन होता है? सर ये सेम होते हैं जो स्वेट इक्विटी शेयर में होते हैं, सिमिलर है, पर कुछ फर्क है, फर्क है, फर्क है। फर्क है सर, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर यहाँ पे एम्प्लॉय का मतलब क्या है? अगर एक परमानेंट एम्प्लॉय है जो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, एक डायरेक्टर हो जो होल टाइम डायरेक्टर हो या पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, और तीसरा, अब जब आप डायरेक्टर देखोगे ना, यू एक्सक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। और उसके बाद सर अगर आप एक एम्प्लॉय की बात करो, जो ऊपर वाले दोनों लोगों के सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी के ऊपर के दो लोग हैं, यानी कि होल्डिंग सब्सिडरी के डायरेक्टर हो या एम्प्लॉय हो, तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा एम्प्लॉय। पर दोस्तों दो लोग एम्प्लॉय के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। पहला, प्रमोटर, एक कंपनी का प्रमोटर है या जो प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करता है, वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता, उसको ईसॉप मत देना। और दूसरा दोस्तों, अगर एक डायरेक्टर है जो खुद 10% या उससे ज्यादा, अगर एक डायरेक्टर है जो उसके खुद 10% या उससे ज्यादा इक्विटी आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर होल्ड करता है, तो उसको हम क्या नहीं करेंगे, एम्प्लॉय के डेफिनेशन में नहीं लेंगे। आयशा कह रही है सर स्वेट इक्विटी शेयर और ईसॉप आर सेम और डिफरेंट। नहीं राजा, बहुत फर्क है, क्या बात कर रहे हो। ईसॉप सर अलग होता है, स्वेट इक्विटी शेयर अलग होता है, इसलिए सेक्शन भी अलग अलग है राजा, कैसी बातें करते हो। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा सर, दो लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे। इधर देखो मेरी तरफ देखो सर, नॉर्मल तो लोग आएंगे, परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर और होल्डिंग और सब्सिडरी वाले। डायरेक्टर में एक जिनको हटा दे, आपके किसको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। पर ये तीनों जो है ना, ये तीनों में दो लोग इंक्लूड नहीं होंगे, पर एम्प्लॉय में दो लोग इंक्लूड नहीं होंगे, एक तो जो प्रमोटर है और दूसरा वो डायरेक्टर जो 10% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है। पर ये जो नीचे दो लोग एक्सक्लूड किया है ना आपने, ये लोगों का एक्सेप्शन है, ये लोगों को ये मिल जाएगा एक्सेप्शन के फॉर्म में, वो स्टार्टअप को जो स्टार्टअप के शुरू के 10 साल में है। मतलब सर अगर आप एक स्टार्टअप हो जो शुरू के 10 साल में काम कर रहा है, तो उस केस में आप अपने एक ऐसे डायरेक्टर को जो 10% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं, उसको अगर आप ईसॉप देना चाहो तो आप ईसॉप दे सकते हो। जो एक्सेप्शन है ना, आपको वो नहीं लगेगा, मतलब आप एक्सेप्शन के एक्सेप्शन में आते हो। सर आप मेरी बात समझे क्या? यस। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, उसके बाद अगर आप ईसॉप इशू करना चाहते हो तो लिस्टेड कंपनी सेबी के पास जाओ, लिस्टेड कंपनी के अलावा जो लोग हो वो तुम इधर आओ। दोस्तों मेरी बात सुनो, सर किस तरीके से इशू करोगे, पहले तो एसआर पास कर देना। दूसरा सर, एसआर पास करने के लिए नोटिस भेजोगे, नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा, उसमें तुम सारे डिटेल्स जो है वो डिस्क्लोज कर देना। तीसरा सर, आप जब ईसॉप इशू करते हो ना, तो उसमें एक्सरसाइज प्राइस आता है, तो एक्सरसाइज प्राइस कौन डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड करेगा, और उसके अलावा कंपनी डिसाइड करेगा लॉक इन पीरियड। एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा, कितने में खरीदेगा और खरीदने के बाद कितने साल रखेगा, ये दोनों कौन डिसाइड करेगा, ये दोनों डिसाइड करने का फ्रीडम कंपनी के पास है। उसके बाद राजा क्या लिखा है, मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन ग्रांट एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, मतलब जब आपका ऑप्शन ग्रांट होता है और जब वेस्ट होता है, उसके बीच में कम से कम 1 साल का गैप देना पड़ेगा। सर ये जो ईसॉप आपके पास है, आज ये ऑप्शन है, कल को हो सकता है ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो जब तक ऑप्शंस है ना, तब तक इस पे कोई राइट टू वोट या डिविडेंड नहीं होता। जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो, जब आपको शेयर्स मिल जाए, डिविडेंड और राइट टू वोट होता है, उसके पहले नहीं होता है। अब सर ऑप्शन के बारे में 3 खूबियां सुन लो। ऑप्शन एक तो ट्रांसफरेबल नहीं है, और दूसरा ऑप्शन को आप प्लेज भी नहीं करवा सकते, और ऑप्शन को आप हाइपोथेकेट भी नहीं करवा सकते। और सर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर डेथ हो गई तो ऑप्शन का क्या होगा। सर अगर डेथ हो गई तो ऑप्शन विल इमीडिएटली वेस्ट टू द लीगल हायर। पर अगर डेथ नहीं हुई सर, क्या हुआ, परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, मतलब अब आप ऑफिस नहीं जा सकते, तो ऑप्शन जो है इमीडिएटली वेस्ट हो जाएगा, पर आपके लीगल हायर में नहीं, आपके खुद के हैंड्स में, आपके खुद के हैंड्स में, एम्प्लॉय के खुद के हाथ में क्या हो जाएगा, सेम डे वेस्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप रिजाइन कर गए या रिटायर हो गए, रिजाइन कर गए, आपको निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, तो भैया आपका ऑप्शन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। सर इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा केस स्टडी बन सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर अगर आपका ऑप्शन जो है, सामने वाले की डेथ हो गई, तो ऑप्शन हो जाएगा इमीडिएटली वेस्ट उसके लीगल हायर को। अगर वो सामने वाले की क्या होगी, परमानेंट इनकैपेसिटी होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, वेस्ट उस बंदे को। और अगर आपका आप रिटायर हो, आप रिजाइन कर दिए या टर्मिनेट हो गया, तो आपका ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। सर ये 3 चीजें ध्यान रखना, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। सर ये क्या हो गया, ये आपके बेसिक पॉइंट्स हो गए। दोस्तों इधर देखो, ईसॉप्स इशू करने की क्या कंडीशन है, सबसे पहले एसआर पास करना, एसआर के ईएस में डिस्क्लोजर दे देना। उसके बाद हमने कहा फ्रीडम है तेरे पास, एक्सरसाइज प्राइस तू चुनना। भैया अब आप ना आज रिविजन में हो, अगर आप ये सोच रहे हो सर एक्सरसाइज प्राइस भी थोड़ा समझा दो, सर वेस्टिंग ग्रांटिंग क्या होता है, मैं करवा तो दूं पर थोड़ा डिफिकल्ट है राजा, पर एक बार के लिए सुन लो। नहीं ना शुभम, सुन लो, नहीं ना शुभम, छोड़ना, सुन लो भाई, सुनो। सर अगर जिस दिन आप ऑप्शन देते हो, जिस दिन एक एम्प्लॉय को आप ऑप्शन देते हो, उस दिन से लेकर के मान लो आपने 3 साल का पीरियड दिया, इसको बोलते हैं सर ग्रांट पीरियड। सर ये ग्रांट पीरियड, वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं इसको, वेस्टिंग पीरियड। सर ये वेस्टिंग पीरियड में आप 3 साल अगर काम करोगे, तो 3 साल के बाद आपको ईसॉप्स जो है वो आपको वेस्ट हो जाएंगे। यहां पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो शेयर्स, मतलब आप इस ऑप्शंस को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पे जब आप खरीदोगे ना, तो उस प्राइस को कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। तो आज आपको ईसॉप आज ग्रांट होता है, वो वेस्टिंग पीरियड जो रहता है वो 1 साल का मिनिमम होना चाहिए। एक्सरसाइज प्राइस और उसके बाद कितने साल तक का लॉक इन होगा, वो आप क्या कर लोगे, वो आप कंपनी को फ्रीडम दे दिया है। और उसके अलावा ये सारे पॉइंट्स है सर। सर मेरी बात सुनना, अगर एक कंपनी का अमालगमेशन हुआ है, मान लो मैं रिलायंस में काम करता था और रिलायंस में 5 साल का वेस्टिंग पीरियड था, मैंने 3 साल काम कर लिया, 2 साल और बचा ही था, उसके बाद मेरे को शेयर मिल जाता। उसके बाद से रिलायंस को टेक ओवर कर लिया मान लो अडानी ने, अब अडानी कह रहे हैं तुमको वापस से 5 साल का वेस्टिंग पीरियड लगेगा। नहीं सर ऐसा नहीं होगा, ये जो 3 साल तुमने पहले काम किया
है ना वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। मतलब तेरे को नई वाली कंपनी में सिर्फ 2 साल तू देगा ना तो तेरे को तेरे ऑप्शंस बेस्ट हो जाएंगे और तू शेयर्स खरीद सकता है। सर ये हो गया एडजस्ट द पीरियड फॉर विच ऑप्शंस वर हेल्ड इन द प्रायर कंपनी दैट इज रिलायंस विद द मिनिमम वेस्टिंग पीरियड। आप रिलायंस में 3 साल के लिए होल्ड किए थे, उसको अभी मिनिमम वेस्टिंग पीरियड नए वाले कंपनी का कितना है 5 साल का, तो 5 साल से एडजस्ट कर देना। सर ये बेसिक प्रोविजन हो गया। वापस आ जाओ, मेरी बात सुनो सर, वापस आ जाओ। मैंने क्या कहा, ये हो गया जब आप ईसॉप्स एम्प्लॉइज को शेयर्स इश्यू करते हो दोस्तों। उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बात करता है, ऑफर टू एनी पर्सन। अगर आप किसी इंसान को ऑफर दे रहे हो फॉर एनी पर्सन किसी भी केस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। आप या तो कैश में कंसिडरेशन ले लो या अदर देन कैश ले लो, और जो आपका प्राइसेस होगा ना वो आपका रजिस्टर्ड वैल्यूअर बताएगा। मतलब सर इन तीनों के अलावा कोई भी और इशू है तो इस केस में आपको एसआर पास तो करना ही पड़ेगा, आपको वैल्यूएशन भी करवाना पड़ेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। अब दोस्तों वापस से एक बार राइट नोटिस के 1-2 पॉइंट से सुन लो मेरी बात। सर राइट नोटिस के पॉइंट्स क्या है, राइट नोटिस राइट शेयर्स के लिए आप नोटिस भेजोगे। नोटिस कैसे भेजोगे, लॉ ने कहा रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कुरियर, जैसे तेरे को भेजना है भेज देना। और सुन, भेजेगा इशू ओपन होने के कम से कम 3 दिन पहले तेरे को डिलीवर कर, तेरे को पहुंचाना पड़ेगा। राइट रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कुरियर, जिसमें भी क्या होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डिलीवरी होना चाहिए। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो सर, अगर आपका कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन किसका, डिबेंचर का कन्वर्जन हो रहा है शेयर्स में, तो जब कन्वर्जन हो रहा है ना तब एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। पर आगे सेक्शन 1 में, सेक्शन 71 में जब आप डिबेंचर पढ़ोगे तब आपको मैं बता दूं, तब वहां पे लिखा है कि अगर आप कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो ना तो डिबेंचर इशू करते वक्त ही एसआर पास कर देना। आगे चल के जब कन्वर्जन होगा तब एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर 2025 में मैंने शेयर इशू किया और 2030 में कन्वर्जन हो रहा है तो इशू करते वक्त एसआर पास करना पड़ेगा, कन्वर्जन के वक्त एसआर पास करने का कोई जरूरत नहीं है। वो यहां पे लिखा है सर, एसआर वाज नॉट रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड, जब आपने इशू करा तब आपने एसआर पास कर लिया था। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो सर, आपका गवर्नमेंट भी जोर जबरदस्ती करके कन्वर्ट लोन या डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर देता है। सर गवर्नमेंट ने मान लो मेरी कंपनी को क्या दिया था, लोन या डिबेंचर, और अब उसको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में ये सही होगा कि मेरे लोन को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो मेरे को एक तरफा ऑर्डर मारेगा, बोलेगा शुभम तेरी कंपनी के लोन को मैं शेयर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। बोलूंगा भाई मेरे से पूछ तो ले, अरे घंटा ऑर्डर दे दिया ना, तेरे को मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सर जैसे वोडाफोन आइडिया का शेयर्स को कन्वर्ट किया, के डिबेंचर्स को इन्होंने कन्वर्ट किया था शेयर्स में फोर्सफुली, तो वैसे ही सर पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। और इवन इफ द टर्म्स, जब आपने लोन दिया था या जब आपने डिबेंचर्स इशू किए थे तब टर्म्स में था भी नहीं कन्वर्जन का, पर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो जोर जबरदस्ती में कन्वर्जन कर सकता है। पर सर अगर सामने वाला को, कंपनी को टर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो 60 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल के पास अपील कर सकता है कि देखो ना मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है, तुम ही हो सहारा, तुम ही अभी क्या करो, इसको सुधार करके दे दो। सर ये क्या हो गया, जब गवर्नमेंट आपकी टर्म्स को कन्वर्ट करेगा। पर सर गवर्नमेंट जब कन्वर्जन कर रहा होगा ना, लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा होगा ना, तब कुछ चीजों को ध्यान देगा, जैसे कि कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सर टर्म्स ऑफ इशू क्या है, जब हमने इशू किया था तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और बाकी चीजों को ध्यान देगा कौन, गवर्नमेंट। सर इस पे ना फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बन सकता है। पहला मैंने कहा गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में, भले ही आपके डिबेंचर या लोन के टर्म्स में नहीं था, पर फिर भी वो क्या कर सकता है, वो कन्वर्जन कर सकता है। वो क्या कर सकता है, कन्वर्जन कर सकता है। अगर कन्वर्जन से आप क्या हो, आप अग्रीव्ड हो, तो आप ट्रिब्यूनल को 60 डेज के अंदर अप्लाई करो, और उसके बाद गवर्नमेंट आपके ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो आपको ऑर्डर करेगा कन्वर्जन का। अब दोस्तों सुनो ना, अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कन्वर्जन, आपने अगर अपील फाइल नहीं किया है तो दो चीजें नेचुरली हो जाएगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सर आपका एमओए स्टैंड्स ऑल्टर्ड, क्योंकि सर अब आपका डेट जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, मतलब आपका इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो उसके लिए ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, और ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए एमओए का ऑल्टरेशन लगेगा। तो एक तो आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और आपका उसी वजह से एमओए ऑटोमेटिकली ऑल्टर हो गया, ऐसा मान लिया जाएगा। मतलब ऑल द नेसेसरी अप्रूवल इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड, जो भी आपको अप्रूवल था वो सारी चीजें मिल गई है, ऐसा माना जाएगा। तो दो चीजें होगी सर, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो आपका, और दूसरा आपका मेमोरेंडम भी ऑल्टर हो जाएगा। सर ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई है, इसके साथ आपका चैप्टर सेक्शन नंबर 62 पूरा का पूरा मम होता है, पूरा का पूरा खत्म होता है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, आ जाते हैं अगले सेक्शन में 64 में। सर सांस ले लो सर, याद दिलाते रहा करो, भूल जाता हूं जोश जोश में, ठीक है। मेरी बात सुनो सर, 64 क्या कहते हैं, 64 कहता है भाई 61 का ध्यान दे, 62 का ध्यान दे, और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर तू 61 में क्या कर रहा है, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अगर 61 में तू ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहा है, 62(6) में क्या कर रहा है, तेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, अभी अभी तुमने पढ़ा, गवर्नमेंट जो है ऑर्डर देता है तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। या तीसरा, तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर का अगर रिडेम्पशन हो रहा है, तो तीनों भी केस में बहुत दिनों से पड़ोस वाली आंटी यानी कि आरओसी को याद नहीं किया है, तो प्लीज इसको किसको फाइल कर देना, ऑल्टर्ड एमओए टू आरओसी को फाइल कर देना। और ये कौन से फॉर्म में जाएगा सर, फॉर्म एसएच 7।
कौन से फॉर्म में जाएगा? ये जाएगा फॉर्म एसएच 7। सर मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके फॉर्म एसएच 7 में जाएगा एंड ऑल्टर्ड एमओए में 30 डेज के अंदर जाएगा। अरे सर समझे क्या? ठीक है सर, 30 डेज के अंदर फॉर्म एसएच 7 में अगर नहीं गया तो पेनल्टी है, वो आप पढ़ लेना। उसके बाद सर आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 66। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर सेक्शन नंबर 66 किसके बारे में बात करते हैं? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के बारे में। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसका ये वाला पैराग्राफ बस याद कर लिया ना, आगे का बहुत आसान है। सर मैं आपको सेक्शन नंबर 66 प्लीज मेरे नोट से पढ़ा लेता हूँ। जो बच्चे क्लास के नहीं है, जिन्होंने नोट्स में नहीं लिखा है, आप कोई बात नहीं, पॉज करके क्लास में ही ये नोट्स लिख सकते हो, ये रिविजन वीडियो के साथ साथ, पर आप लोगों को ये सेक्शन जो है नोट से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? ए मैनेजमेंट नहीं रही, कौन सा चैप्टर है भाई? शेयर कैपिटल इंडिवेंचर, ये रहा। हाँ जी सर सुनो। सर मेरी बात सुनो। ये देखो सर सेक्शन नंबर 66, कितने प्यारे नोट्स है। वाह शुभम क्या हैंडराइटिंग है। सर आप लोगों ने भी ऐसे ही हैंडराइटिंग बना के नोट्स लिख लेना है। सिर्फ स्पेसिफिक सेक्शंस के आगे कुछ सेक्शन के लिए ये यहां से भी यही पढ़ना और बाई बैक भी यहीं से पढ़ेंगे। सर मेरी बात सुनना, 66 क्या कहता है? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। वो कहता है अ कंपनी में रिड्यूस द शेयर कैपिटल इन द फॉलोइंग वेज। कंपनी अपनी शेयर कैपिटल कैसे कम करेगा? सबसे पहला सर, पहला by extinguishing or reducing liability on shares not paid up, by extinguishing or reducing liability on shares not paid up, और with or without extinguishing or reducing liability। या तो आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है जो पेड अप नहीं है, या लाइबिलिटी कम हो रही है ज्यादा हो रही है नहीं पता, पर सर ये आप क्या बात कर रहे हो? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। सर सेक्शन 61 से को रिलेट करना। 61 किसके बारे में बात करता है? ऑल्टरेशन के बारे में। किसके बारे में? ऑल्टरेशन के बारे में। ये किसकी बात कर रहा है? रिडक्शन। मतलब यहाँ पे ऊपर या नीचे नहीं है, यहाँ सिर्फ नीचे है। और क्या कम हो रहा है सर? शेयर कैपिटल कम हो रहा है। शेयर कैपिटल में जब कम होता है ना, या तो आपकी लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश हो सकती है या नहीं हो रही है। अगर लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश हो रही है तो आप उस तरफ चले जाओगे, पर अगर नहीं हो रही है तो आप इस तरफ आओगे। अगर आपकी लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है मतलब क्या? आपने पेड अप शेयर कैपिटल बस कैंसिल कर दिया। वो पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल असेट, जो खो गया है या जिसके सामने असेट नहीं दिख रहे उसको कैंसिल कर रहे हो, या दूसरा आप अपने एक्सेस अमाउंट को पे ऑफ कर दे रहे हो, तो दोनों भी केस में आपका पेड अप शेयर कैपिटल कम होगा। दोस्तों मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक एक एग्जांपल ले लेता हूं। सर जब आप अपना शेयर कैपिटल कम कर रहे हो तो आप नेचुरली क्या कम कर रहे हो? पेड अप शेयर कैपिटल। अगर आप पेड अप शेयर कैपिटल कम कर रहे हो और एक जगह सामने शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कम हो रही है, तुम अगर एक शेयर होल्डर हो, तुम्हारी लाइबिलिटी कम हो रही है, इसका क्या मतलब है? मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका मतलब सर आपने 100 शेयर खरीदे थे, एक शेयर 10 रुपए का था, टोटल 1000 रुपए दे दिए थे, पर आपने इसके सामने पेमेंट 10 रुपए के सामने आपने पेमेंट 8 रुपए का किया है, अभी भी 2 रुपए का पेमेंट बचा है। कंपनी ये 2 रुपए का पेमेंट मंगवाने की जगह 10 रुपए के शेयर को 8 रुपए का कर रही है, तो तुमको ये 2 रुपए अब नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो आपकी लाइबिलिटी माफ हो गई ना, उसी को कहते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विदाउट बाय एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लाइबिलिटी विच इज नॉट पेड अप। वो 2 रुपए तो कभी पेड अप था ही नहीं ना, 10 में से आपने 8 दिया था, 2 आपने दिया ही नहीं था, तो ये 2 रुपए अगर आपका माफ कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है। पर दूसरी तरफ दोस्तों दो और तरीके से रिडक्शन होता है। कौन से दो और तरीके से रिडक्शन होता है? पहला, कैंसिल एनी पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब विच इज लॉस्ट। मतलब सर आज आपके बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल में 100 करोड़ रुपए दिख रहे हैं, पर सामने असेट में आपको सिर्फ 80 करोड़ रुपए दिख रहे हैं, मतलब ये 20 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल गायब हो गया है। तो वैसे तो अभी पूरा ही गायब हो गया मेरी स्क्रीन से, पर 20 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल गायब हो गया, तो भैया वो 20 करोड़ आप राइट ऑफ कर दोगे, उसमें शेयर होल्डर का तो कोई फायदा नहीं होगा ना, उसका तो नुकसान ही हो गया ना। तो यहां पे आप कैंसिल कर रहे हो पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट। दूसरा, अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल असेट, मतलब क्या? वही कि सामने जितनी पेड अप शेयर कैपिटल है उतनी सामने असेट ही नहीं दिख रही है, तो भैया इसको गायब कर दो। नेक्स्ट, पे ऑफ एनी एक्सेस अमाउंट। पे ऑफ एनी एक्सेस अमाउंट मतलब क्या? सर एक्सेस अमाउंट का क्या मतलब है? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर पे ऑफ एनी एक्सेस अमाउंट का मतलब क्या है? पे ऑफ एनी एक्सेस अमाउंट का मतलब यह है कि आपने अगर जो 100 रुपए का, आपने 100 करोड़ रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल इशू किया था, मेरी ना जरूरतें कम है इसलिए मेरे सीने में सिंगम नहीं भाई, 100 करोड़ में से आपको 80 करोड़ की जरूरत है बस, तो आपने 20 करोड़ वापस कर दिया, तो ये 20 करोड़ वापस करने से लाइबिलिटी तो कोई कम नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। सर इतना याद कर लिए ना तो बाकी सब समझ जाएगा। तो क्या कर रहे हो? कंपनी में रिड्यूस शेयर कैपिटल इन द फॉलोइंग वेज। पॉइंट नंबर 1, बाई रिड्यूसिंग और एक्सटिंग्विशिंग लाइबिलिटी ऑन शेयर्स विच इज नॉट पेड अप। Number 2, with or without extinguishing or reducing liability, cancel any paid up share capital which is lost or not represented by available asset, or pay off any excess amount, excess फ्रॉम द वॉन्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है तो तू पे ऑफ कर देना। इस तरीके से रिडक्शन होता है सर। अब रिडक्शन का तरीका क्या है? सबसे पहले एसआर पास करो, फिर एमओए को ऑल्टर करो। सर एमओए ऑल्टर करने की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी नहीं पड़ कब सकती है सर? अगर आपके 10 रुपए के शेयर थे, आपने कम करके 8 रुपए कर दिया, तो आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो ऑल्टरेशन ऑफ एमओए।
उसके बाद कंफर्मेशन बाय द ट्राइब्यूनल। अब आपको ट्राइब्यूनल का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये यहां पे सबसे बड़ी बात है सर। सेक्शन 61 में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था ट्राइब्यूनल का, यहां पे है। और उसके बाद सर आपका रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, आपके पास 100 करोड़ था, 100 करोड़ में से आप 20 करोड़ वापस कर रहे हो और आप कह रहे हो भैया मेरे को जरूरत नहीं है इसकी, तू रख ले। दूसरी तरफ डिपॉजिट वाले मुंह बना के खड़े, अबे साले मेरे पैसा तो दे दे, मेरा रीपेमेंट तो कर दे, तू क्या बोल रहा है जरूरत नहीं है, मेरे 50 करोड़ रुपए तो दे। तो भैया आप ये ध्यान रखना, डिपॉजिट का कोई रीपेमेंट ओवरड्यू नहीं है। अब दोस्तों आप क्या करोगे, ट्राइब्यूनल के पास जाओगे। ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ये 4 लोगों को नोटिस देगा। कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी, सेबी और क्रेडिटर। सर ये आप सोचते हो ना कि हम ये करेंगे तो 4 लोग क्या सोचेंगे, यही वो 4 लोग है सर। 4 लोग में सीजी, आरओसी, सेबी और इन चारों का अप्रूवल लो। और ये 4 लोग क्या सोचेंगे, ये इनको 3 महीने का समय है बताने का। अगर इन्होंने 3 महीने में कुछ भी नहीं बताया, तुम ये प्रिज्यूम कर लेना कि ये लोग सोच नहीं रहे। सर 4 लोग कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी का आरओसी, उसी का सेबी और उसके क्रेडिटर। सर आप क्रेडिटर को पूछ रहे हो क्या, भैया रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हो रहा है, तेरे को चलता क्या, तो क्रेडिटर अपना ओपिनियन देगा। अब दोस्तों एक बार ट्राइब्यूनल ने सबकी बातें सुन ली, उसके बाद ट्राइब्यूनल क्या करेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑर्डर तभी देगा अगर वो सेटिस्फाइड है कि हर एक क्रेडिटर का डेट जो है वो प्रॉपर्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, या वो सिक्योर्ड है, या उसका आपने कंसेंट ऑब्टेन कर लिया है। सर ऐसी ही कोई चीज आपने सेक्शन नंबर 13 में पढ़ी थी, जब आपने ऑल्टरेशन ऑफ एमओए पढ़ा था, तो वैसी चीज आपने पढ़ी थी। वहां पे सीपीएस था सर, क्या कंसेंट हो गया आपका, वहां पे कंसेंट हो गया, प्रोविजन हो गया, और उसके अलावा सिक्योरिटी हो गया। तो वैसी चीजें यहां पे है कि क्रेडिटर का ये ध्यान रखना कि या तो वो डिस्चार्ज हो गए, या तो उनको पेमेंट दे दिया, या वो सिक्योर्ड है, या उनका कंसेंट ले लिया है। एंड उसको यह चिंता है ट्राइब्यूनल की कि अकाउंटिंग ढंग से होगा क्या, तो अकाउंटिंग ढंग से होगा, इसके लिए वो क्या मंगवा लेगा, एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट मंगवा लेगा। सर अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, आप ट्राइब्यूनल के पास गए, ट्राइब्यूनल 4 लोगों के पास गया, उनका रिप्रेजेंटेशन मंगवाया। उसके बाद ट्राइब्यूनल ऑर्डर देने के पहले 2 लोगों का सोच रहे हैं, एक तो अकाउंट्स का और एक क्रेडिटर का, एक अकाउंट्स का, एक क्रेडिटर का, एक अकाउंट्स का, एक क्रेडिटर का। क्रेडिटर का क्या सोच रहे हैं, क्रेडिटर या तो डिस्चार्ज हो गए, या सिक्योर्ड है, या फिर उनका कंसेंट ले लिया है। और अकाउंट्स का क्या है भैया, अकाउंटिंग ऑडिटर, अकाउंटिंग एकदम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, इस बारे में आप एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट ले लो। सर ये सब के बाद आपका काम हो जाता है। आप ट्राइब्यूनल आपको ऑर्डर देगा, और जो भी ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा वो पब्लिश कर देना। और उसके बाद आरओसी को ना, अभी तक आरओसी सो रहा था, तो आरओसी को एक समरी बता देना, मिनट्स में बता देना कि मेरा शेयर कैपिटल अब क्या था, वो नंबर ऑफ शेयर्स में कितना डिवाइडेड था, अब अमाउंट ऑफ ईच शेयर क्या होगा, और अमाउंट डीम्ड पेड अप क्या होगा। सर आपने कुछ तो भी पेड अप शेयर कैपिटल में छेड़छाड़ किया ना, तो जो भी छेड़छाड़ किया है वो मिनट्स बना के आरओसी को बता देना। क्यों सर, आप अभी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर लेके आए हो, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आते कि 30 डेज के अंदर आप आरओसी को एक मिनट्स बना के दे दोगे, जिसमें ये सारी चीजें होगी। क्या क्या होगा सर, आपका शेयर कैपिटल कितना है, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जिसमें वो डिवाइडेड है, और अमाउंट ऑफ ईच शेयर कितना है। तो ये तो इन दोनों का दिस, आप ये समझ लो, ये अगर ए है ये बी है, तो ये ए इंटू बी है। और अमाउंट डीम्ड पेड अप मतलब अब आपका शेयर कैपिटल कितने में कितना हो जाएगा, ये आपको बताना पड़ेगा सर। उसके बाद याद रखना सेक्शन 66 विल नॉट अप्लाई, जहां पे आप बाई बैक कर रहे हो 68 में। सर 68 में भी आप शेयर्स वापस खरीदते हो तो उसमें शेयर कैपिटल कम होता है, पर उसको रिडक्शन नहीं माना जाएगा। तो जहां 68 लग रहा है, जहां बाईबैक हो रहा है, वहां 66 नहीं आएगा। और सर देखो, ट्राइब्यूनल के अप्रूवल के लिए आपको जरूरी है कि ट्राइब्यूनल जाएगा क्रेडिटर के पास। ट्राइब्यूनल किसके पास जाएगा, क्रेडिटर के पास। पर सर फर्ज करो, ट्राइब्यूनल किसके पास जाएगा, क्रेडिटर के पास। पर फर्ज करो अगर ट्राइब्यूनल जो है वो क्रेडिटर के पास जाएगा करके आपने क्रेडिटर का पूरा लिस्ट ही नहीं दिया, आपको ट्राइब्यूनल को पूरा लिस्ट देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। या लिस्ट में किसी का अमाउंट 1 करोड़ था, आपने सिर्फ 200 रुपए लिख के छोड़ दिए। ट्राइब्यूनल बोलेगा छोड़ना, 200 रुपए के लिए क्या पूछने जाओ। सर इस तरह का अगर आपने कुछ गलत किया है तो एनी ऑफिसर हु कंसील्स द नेम, जो नाम छुपाता है क्रेडिटर का, या मिसरिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डेट, झूठा नाम बताता है, या ना तो तू छुपाता है ना तू झूठा अमाउंट बताता है, पर तेरे को पता है कि तेरा कोई और ऑफिसर ऐसा कर रहा है, क्या कर रहे हो, हैज नॉलेज ऑफ सच कंसीलमेंट, तो आप 447 के फ्रॉड के लिए लायबल हो जाओगे, 447 के फ्रॉड के लिए लायबल हो जाओगे। अरे तुम समझे क्या मेरी बात, इससे ज्यादा आपको इसके नीचे का और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर बाईबैक पे आएंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से। अभी हम लोग क्या करेंगे, 67 करेंगे, फिर उसके बाद 68, 69, 70 बाईबैक, और उसके बाद सीधा हम लोग डिवेंचर पे आ जाएंगे। छोटे छोटे 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं, बस मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते जाना। सर 67 क्या कहता है, 67 कहता है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ शेयर्स। इस पे आपको इस बार क्वेश्चन दिखेगा, लिख लो भैया, इस बार आपको क्वेश्चन दिखेगा, लिख लो भैया, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर क्या लिखा हुआ है, मेरी बात एकदम समझना ध्यान से, कि एक कंपनी खुद लोन नहीं दे सकती अपने ही किसी लोग को कि तू मेरा ही ले ले, तू दे रहा है कि तू मेरा ही ले ले, ये तो कोई बात ही नहीं हुई सर। भैया तुम अगर अपने एम्प्लॉइज को लोन नहीं दे सकते ये बोल के कि तू मेरे ही कंपनी का शेयर्स खरीद ले, नो कंपनी कैन परचेज इट्स ओन शेयर्स विदाउट कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन। अगर आप खुद का ले रहे हो तो आपका रिडक्शन हो जाएगा।
अगर आप खुद के शेयर्स ले रहे हो तो आपके शेयर कैपिटल का रिडक्शन हो जाएगा। पर दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने एक और प्रोविजन बनाया है कि पब्लिक कंपनी जो है ना, ना तो लोन देगी, ना गारंटी या सिक्योरिटी देगी, ना किसी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी फॉर द परचेज और सब्सक्रिप्शन ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। ना तो खुद के शेयर्स का, ना अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स का आप कोई भी पैसा नहीं दोगे। सर ये स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है। क्या कहा? कोई भी कंपनी ना तो लोन देगी, ना गारंटी, ना सिक्योरिटी, ना ही किसी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस। किस चीज के लिए? परचेज करने के लिए या शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, कंपनी के खुद के या उसके होल्डिंग कंपनी के लिए। मान लो सर रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज का मान लो फर्दर पब्लिक ऑफर आ रहा है और रिलायंस जियो क्या कर रहे हैं, पैसा बांटा जा रहा है क्या करने के लिए? रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर एफपीओ में लगाने के लिए। सर आप नहीं दे सकते, आप अपने अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में लगाने के लिए पैसा नहीं दे सकते। लेकिन सर इसका एक्सेप्शन है तीन, ये तीनों एक्सेप्शन आपको याद करना पड़ेगा। पहला सर, अगर आप एक बैंकिंग कंपनी हो, अगर आप क्या हो, अगर आप एक बैंकिंग कंपनी हो तो बैंकिंग कंपनी जो है सर वो इस तरह का काम करती है, आप बैंकिंग कंपनी को नहीं रोक सकते। पहला क्या एक्सेप्शन हो गया? बैंकिंग कंपनी। सर दूसरा क्या एक्सेप्शन है? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। दूसरा एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन टू द अबव सबसेक्शन, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला बैंकिंग कंपनी। दूसरा सर, अगर आप कोई ऐसे स्कीम के अंडर दे रहे हो, द स्कीम विच इज अप्रूव्ड बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब सर आपने क्या, एक स्कीम बनाया, आपने अपने एम्प्लॉइज को लोन देने का एक स्कीम बनाया जिसमें आप अपने एम्प्लॉइज को लोन दे रहे हो और वो स्कीम एसआर से पास हो रखा है, तो आप वो स्कीम के अंडर पे कर सकते हो। सर आपको सिर्फ इतना लिखना है, अ स्कीम विच इज अप्रूव्ड बाय एसआर वेयर इन सच लोन इज गिवन टू एम्प्लॉइज, वेर इन सच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन टू दी एम्प्लॉइज। और तीसरा वाला सर इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चन आता है, लॉ ने कहा अगर आप लोन दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को, और एम्प्लॉइज में छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे, बड़े बड़े कौन होते हैं सर? डायरेक्टर की मैनेजिंग पर्सन, इनको नहीं, छोटे छोटे एम्प्लॉइज को अगर लोन दे रहे हो फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन नॉट फॉर एन अमाउंट लेस देन 6 months ऑफ सैलरी, सैलरी के 6 महीने तक का, क्या करने के लिए? आपकी कंपनी के फुली पेड अप शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, आपके या होल्डिंग कंपनी के। तो लॉ कहता है चल जाएगा। सर इसी पे तो क्वेश्चन आएगा। चार कंडीशन है, पहला आप लोन दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को, दूसरा आप डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन को नहीं दे रहे हो, तीसरा सर आप उनको दे रहे हो अमाउंट जो उसके 6 महीने की सैलरी से कम है, 6 महीने और उसके 6 महीने की सैलरी से कम है, और चौथा वो क्या करेगा? फुल्ली पेड अप शेयर्स खरीदेगा। अगर ये चारों कंडीशन मीट होते हैं ना, तभी जाके ये प्रोविजन में एक्सेप्शन में फॉल करोगे आप। सर ये वाला ना एग्जाम, ये वाला आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें। अब दोस्तों उसके बाद देखना, अगर कॉन्ट्रवेंशन हो गया तो ये आप लोगों को पेनल्टी लग जाएगी, ये पेनल्टी लग जाएगी। दोस्तों अगर आप नोट्स में देखोगे ना, तो नोट्स में इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, रूल 16। अगर आप रूल 16 देखोगे तो यहां पे जो एक्सेप्शन था, जो एक्सेप्शन क्या था? तीन एक्सेप्शन थे। पहला, अगर आप बैंकिंग कंपनी हो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रहे हैं, मेरे को बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, तुम नहीं बोलोगे भैया तो कैसे होएगा? बैंकिंग कंपनी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रहा है। दूसरा सर आपने क्या कहा? अगर एसआर पास करके कोई स्कीम अप्रूव करवाया है जहां तुम एम्प्लॉइज को लोन दे रहे हो। अब सर यहां पे इन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि अगर आप वैल्यूएशन, अगर आप वैल्यू, ये जो है ना लिस्टेड कंपनी के केस में, परचेज सच शेयर्स ओनली टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, आप एम्प्लॉइज को जब पैसा दे रहे हो, बोले जा तू जी ले अपनी जिंदगी, तो वो शेयर जो है वो सिर्फ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से खरीदेगा। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके शेयर्स की वैल्यू क्या होगी? वो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बताएगा। लिस्टेड कंपनी आरएससी से खरीदना, अनलिस्टेड कंपनी का वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनाएगा। और वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज जो है ना, वो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के 5% से कम होना चाहिए। वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर परचेज 5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से कम होना चाहिए, और आपको अलग अलग डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। सर ये बेसिक पॉइंट्स है। सर देखो ना कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है। और ये 2021 22 ये तीनों लाइन पे है बस, तो एकदम ध्यान से इसको पढ़ के चले जाना ताकि आपको लिखने में कोई भी तकलीफ ना जाए। उसके बाद सर आगे आ जाते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, बी बाई बैक। सर मेरी बात सुनो, सर बाईबैक क्या कहता है, एकदम बात मेरी ध्यान से सुनते जाना। सर बाईबैक किस बारे में बात करता है? सर बाईबैक मैं वापस आपको अपने प्यारे प्यारे नोट से पढ़ाऊंगा, प्लीज एक एक चीज ध्यान से सुनते जाना। सर बाईबैक किसका किसका होता है? देखो इक्विटी शेयर का भी होता है, अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का भी होता है। सर इक्विटी शेयर्स का भी और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जैसे कि ईसॉप्स वगैरह हो गए, उनका भी बाईबैक होता है। सर बाईबैक करोगे कहां से? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, एंड प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी अदर शेयर्स और सिक्योरिटीज से। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी अदर सिक्योरिटीज और शेयर से, ये तीनों जगह से आप बाईबैक करोगे। फ्री रिजर्व, एसपीए और प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी फ्रेश अदर सिक्योरिटी शेयर, मतलब एक तरफ शेयर्स इशू किया और इसके पैसे आए और उससे दूसरा वाला बाईबैक कर लिए। और लॉ ने बोला सुन भाई, सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज इशू करके सेम काइंड का बाईबैक मत करना। मतलब इक्विटी शेयर इशू करके इक्विटी बाईबैक किया, सेंस नहीं बनता। तू डिवेंचर इशू करके इक्विटी बाईबैक कर ले, प्रेफरेंस इशू करके इक्विटी बाईबैक कर ले, समझ आता है। पर प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड कैन नॉट बी यूज्ड। मतलब सर अगर बाईबैक कर रहा है इक्विटी शेयर का, तो इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर को के प्रोसीड्स को यूज नहीं कर सकता। मतलब सर एक बात यही हुई ना कि एक तरफ मैं होशियारी जाके पैसे मांग रहा हूं और उसी पैसे से मैं अपने पुराने वाले शेयर्स खरीद ले रहा हूं। पागल है क्या? तो पुराने वाले शेयर्स क्यों इशू किया था सर? तो यहां पे क्या हो गया,
फ्री रिजर्व एसपी और प्रोसीड्स ऑफ एनी इशू। अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनना सर, 6 कंडीशन अगर आप बाईबैक करना चाहते हो। पहला, आपको ऑथराइजेशन होना चाहिए एओए में। दूसरा सर, आपको एसआर पास करना पड़ेगा, पर एसआर पास करने की जरूरत नहीं है अगर छोटा बाईबैक। छोटा बाईबैक मतलब क्या सर? लिमिट्स ध्यान से याद रखना। पेड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% तक का अगर आप बाईबैक कर रहे हो तो एसआर की जरूरत नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। कितना सर? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। यहाँ पे इक्विटी लिखा है, पूरा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। कमेंट में सर सब लोग एक बार ये लिमिट्स लिखोगे सर, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंटू 10%। उसके बाद आप अगर आप देखोगे तो लिमिट क्या होगा सर बाईबैक का, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर उसके बाद मैंने क्या कहा है, लिमिट क्या है? लिमिट आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% या उससे कम है। 25% या उससे कम है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% या उससे कम है, आपका ये लिमिट है। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, सर आपका लिमिट टोटल कितना है? पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी नहीं है, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% या उससे कम। और दूसरा, सर आयशा कह रही है सर इन मॉड्यूल प्लेस ऑफ रूल नंबर इट इज रिटन कंपनीज। राजा आयशा प्लीज फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। ये बच्चों जैसी हरकतें अपन नहीं करेंगे राजा, जहां पे हम इतनी बारीकी बारीकी से पढ़ रहे हैं। सिर्फ लॉ का पेपर 4 चैप्टर का एग्जाम लिखने जाने वाले हो क्या? नहीं ना। मॉक टेस्ट की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं ना। मेन एग्जाम की ना। तो प्लीज इररिलेवेंट चीजों पे नहीं, रेलेवेंट चीजों पे फोकस करो। आपने जितने समय में वो लंबा मैसेज टाइप किया है, ये जिससे क्वेश्चन आएगा वो छूट जाएगा राजा, प्लीज प्लीज। ठीक है, मेरी बात सुनो दोस्तों, मैंने क्या कहा? पेड अप इक्विटी शेयर का, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% मैक्सिमम। लेकिन दोस्त अगर इक्विटी शेयर का बाईबैक हो रहा है ना, तो लिमिट है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 25%। यहाँ पे फ्री रिजर्व ऐड भी नहीं होगा, और यहाँ पे पेड अप इक्विटी लिखा है, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है। ये सब चीजें मैंने नोट्स में हाईलाइट कर रखी है। अब सर जब आपका बाईबैक हो जाए उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसको कहने का तरीका क्या है? डेट मतलब सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड डेट, और इक्विटी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ये जो रेशियो है ये 2 से कम, 2 या 2 से कम है, ये चेक करना पड़ेगा आपको। और ओनली फुली पेड अप शेयर्स का बाईबैक हो रहा है, और लिस्टेड कंपनी है तो सेबी का, और अदर अनलिस्टेड है तो रूल्स का कंप्लायंस कर लेना। सर मेन याद करने वाली पहली 5 चीजें, 6 चीजें याद कर लेंगे। पहला एओए, दूसरा एसआर। एसआर नहीं लगेगा, 10% ऑफ पेड अप शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से, और आपने उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन ले लिया। तीसरा, मैक्सिमम लिमिट क्या है? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पर दोस्तों अगर आप इक्विटी का बाईबैक कर रहे हो तो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें फ्री रिजर्व आप नहीं लोगे। उसके बाद दोस्तों आप डेट इक्विटी रेशियो देखोगे, यानी कि सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड डेट अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। और आपका ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स का बाईबैक करोगे, आप ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स का बाईबैक करोगे, और लास्ट में सिक्योर सेबी और रूल्स का कंप्लाई कर लोगे। अब सर सुनो, आपका बाईबैक खत्म कब होगा? बाईबैक शैल नॉट बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग बाईबैक। एक बाईबैक शुरू हुआ था, वो खत्म हुआ, वो खत्म होने के बाद 1 साल तक आप वापस बाईबैक नहीं कर सकते। मतलब बाईबैक मतलब सर आप अमीरी दिखाने गए हो, ला मेरे शेयर वापस कर, तो अमीरी भाई एक बार दिखा दिया ना, तो वो खत्म होने के बाद 1 साल तक शांति रखना। उसके बाद सर आपको बाईबैक के लिए लगेगा एसआर। जब एसआर लगेगा तो आप भेजोगे एक्सप्लेनेटरी, भेजोगे नोटिस, और नोटिस में लगाओगे आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जिसमें आप नेसेसरी फैक्ट बताओगे। सर नेसेसिटी फैक्ट में आप क्या बताओगे? बाईबैक करने की नेसेसिटी क्या है? एफ में आप मटीरियल फैक्ट्स बताओगे। ए में आप बताओगे कि कितना अमाउंट आप बाईबैक में इन्वेस्ट करने वाले हो, कौन सी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज की बाईबैक करने वाले हो, और ये जो टाइम लिमिट है कितने समय में खत्म होगा। सर आपका बाईबैक कभी भी बोर्ड रेजोल्यूशन या ऐसा जैसा भी जब भी पास हुआ उसके 1 साल के अंदर क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। सर कब बोर्ड रेजोल्यूशन देखोगे? जब आपका 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से कम है तो बोर्ड रेजोल्यूशन, अगर उसके ऊपर है तो आपको एसआर देखना पड़ेगा। उसके 1 साल के अंदर आप क्या कर दोगे? खत्म कर दोगे। सर बाईबैक जो है वो कहां से होगा? वो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से हो सकता है, प्रोपोर्शनेटली, मतलब हर एक इंसान जो 10 शेयर होल्ड कर रहे हैं वो 2 शेयर हमको बेच सकते हैं, तो सबको बेचने का मौका मिलेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। पर सर ओपन मार्केट मतलब जो पहले आके बेचेगा उसको मिल जाए, उसके शेयर्स खरीद लेंगे। और तीसरा, आप ईसॉप्स वालों का भी अलग से बाईबैक कर सकते हो। अब दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप बाईबैक कर रहे हो तो आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है। ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कौन से फॉर्म में जाता है? ये जाता है फॉर्म SH9। ये जाता है इन द फॉर्म SH9, जो आप जो दोगे आरओसी को और सेबी को। सेबी अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, ये शो करता है कि अनलिस्टेड कंपनी का भी बाईबैक होता है। सर अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तभी सेबी के पास जाना। सर मतलब अनलिस्टेड कंपनी भी अपने शेयर्स का क्या करते हैं? बाईबैक करते हैं। तो कंपनी जाएगा किसके पास सर? आरओसी के पास और सेबी के पास, और क्या देगा? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी SH9 में सर उसमें 2 डायरेक्टर साइन करेंगे जिसमें एक एमडी होगा, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे जिसमें एक एमडी होगा, और इट विल बी वेरीफाइड बाय द एफिडेविट। आप उसमें एक वेरिफिकेशन
डालोगे जिसमें आप दो बातें लिखोगे। सबसे पहला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी में पूरा इंक्वायरी किया है एंड कंपनी में पूरा इंक्वायरी करने के बाद दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट द कंपनी इज केपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटी, और अगले एक साल तक तो कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होने वाली है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आप कहां पे लिखोगे अपने डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में? पहली चीज लिखोगे कि भैया कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पूरी इंक्वायरी करी है, और दूसरा हमारे ओपिनियन में अगले एक साल तक तो आपका कंपनी जो है इंसॉल्वेंट नहीं होने वाला है। SH9 साइन बाय 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। ओनली ROC और सेबी को दोगे, सेबी को तभी दोगे जब लिस्टेड कंपनी है, मतलब अनलिस्टेड कंपनी का भी बाईबैक होता है। उसके बाद सर जब आपका बाईबैक हो जाए तो आपके पास जो शेयर्स है उसका क्या करोगे? सर अगर फिजिकली आए हैं तो डिस्ट्रॉय कर दो, और अगर ऑनलाइन है तो उनको एक्सटिंग्विश कर दो विद इन 7 days ऑफ कंप्लीशन। जैसे ही बाईबैक खत्म होगा उसके 7 दिन के अंदर खत्म कर देना। उसके बाद दोस्तों मेरी बात सुनना, सर बाईबैक मतलब आप अमीरी दिखाने गए हो। अब अमीरी दिखाने गए हो ना तो लॉ कहते हैं उसके बाद 6 महीने के अंदर कटोरा लेके मत निकल जाना, पैसे दे दो पैसे दे दो। सर आप 6 महीने तक फ्रेश इशू नहीं कर सकते, आप सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज का 6 महीने तक फ्रेश इशू नहीं कर सकते। लेकिन सर आपको अगर बोनस इशू करना है, अगर आपको कोई प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह का कन्वर्जन ड्यू है, अगर आपको ईसॉप्स इशू करना है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है, तो ये सब आप कर सकते हो। पर सर देखो राइट शेयर्स नहीं इशू कर सकते। क्यों? मतलब कोई भी चीज मत करना जिससे तेरे को पैसे आ रहे हैं, बोनस में नहीं आएगा, कन्वर्जन में नहीं आएगा, ईसॉप्स और स्वेट इक्विटी शेयर में भी नहीं आएगा। तो यहां पे तू ये सब चीजें कर सकता है 6 महीने के अंदर, पर 6 महीने के अंदर तू राइट इशू या नॉर्मल इशू नहीं कर सकता। उसके बाद सर आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा SH10 में, और खत्म हो जाने के बाद बाईबैक आप ROC को जाके बताना SH11 में कि भैया हमने पूरा का पूरा बाईबैक प्रोसेस खत्म कर दिया है। अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो 1 लाख से 3 लाख का फाइन लगेगा। अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो 1 लाख से 3 लाख का फाइन लगेगा। ये आपका पूरा टाइम लिमिट है। सर एक समरी में एक चीज याद रख लेना, सर समरी में एक चीज याद रख लेना, समरी में यही याद रख लेना कि जब आपका बाईबैक शुरू होता है, ये मान लो बोर्ड रेजोल्यूशन आया या स्पेशल रेजोल्यूशन, इसके एक साल के अंदर बाईबैक खत्म होता है। वो एक साल के खत्म होने के आप क्या करोगे? 7 दिन के अंदर आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। 6 महीने के अंदर आप फर्दर इशू नहीं कर सकते, और एक साल तक आप दूसरा बाईबैक नहीं कर सकते। ये आपके रेस्ट्रिक्शन है, ये याद रखना। सर आपका बाईबैक एक साल के अंदर क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपकी बेसिक टाइम लिमिट है जिनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है राजा? ओके ओके। सर उसके बाद यहाँ पे ठीक है आपका SS8 SS10 वगैरह 11 वगैरह हो गया। ये बेसिक एक बार छोटी छोटी चीजें कंप्लाइंसेस है वो देख लेना, जो मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर सेक्शन 68 क्या कहता है? बाईबैक कर रहे हो। जब आप बाईबैक कर रहे हो ना तो आप बाईबैक कहां से कर रहे हो? या तो फ्री रिजर्व से, या SPA से, या फिर बाईबैक कहां से कर रहे हो भैया? प्रोसीड्स ऑफ एनी फ्रेश इशू। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू से कर रहे हो ना तो हमको फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप फ्री रिजर्व और SPA यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? फ्री रिजर्व और SPA यूज कर रहे हो ना, तो उस केस में मेरी बात ध्यान से सुनना। उस केस में आप बाईबैक करोगे तो आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा। कितने का? नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक, उसका सीआरआर क्रिएट करोगे, जो सीआरआर सिर्फ एक ही काम के लिए आएगा, बोनस के लिए। पर एक बात याद रखना, सीआरआर सिर्फ तभी क्रिएट करोगे जब आप फ्री रिजर्व या SPA को यूज कर रहे हो, तब नहीं यूज क्रिएट करोगे जब आप क्या कर रहे हो? आप अदर चीजों को यूज कर रहे हो। उसके बाद सर मेरी बात सुनो, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। ये मेरे को लग रहा है चैट में मनीषा यादव और पायल में कंपटीशन हो रहा है, पर अच्छी बात है, प्राउड ऑफ यू गाइस। सर आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 70 क्या कहते हैं? सेक्शन नंबर 70 कहते हैं बाईबैक नहीं कर सकता तीन केसेस में, ये तीन सर्कमस्टेंसेस में या तीन तरीके से तू बाईबैक नहीं कर सकता। पहला, नो कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर्स थ्रू इट्स ओन सब्सिडरी। ये तो सेक्शन 19 में भी लिखा था ना, तू अपने सब्सिडरी के थ्रू अपने होल्डिंग कंपनी का शेयर्स नहीं खरीद सकता। तू ये नहीं बोल सकता एक काम करता हूं बाईबैक नहीं करता, अपनी कंपनी को बोल देता हूं मेरे शेयर्स खरीद लो। नहीं भैया, तू ये सब्सिडरी कंपनी को नहीं खरीदने बोल सकता। सिमिलरली जैसे सब्सिडरी को नहीं बोल सकता, वैसे ही तुम अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी को भी नहीं बोल सकते। सर मैं रिलायंस का मालिक था, मैंने बोला रिलायंस का बाईबैक करने की जगह एक काम करते, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को 2 करोड़ रुपए देते हैं और बोलते हैं तू 2 करोड़ रुपए के मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद ले। नहीं भैया, आप इस तरीके से बाईबैक नहीं कर सकते। और तीसरा सर, अगर आपने डिफॉल्ट किया किसी भी चीज में, जो भी आपको याद आता है, डिपॉजिट, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड, इंटरेस्ट, किसी में भी तूने डिफॉल्ट कर रखा है ना, तो तू बाईबैक नहीं कर सकता। तूने टर्म लोन किया था, रीपेमेंट नहीं किया, बाईबैक नहीं कर सकता। और सर मेरी बात सुनो, फिर बाईबैक कब करेगा? जब तेरा डिफॉल्ट सुधर गया है ना, उसके बाद 3 साल के बाद आप बाईबैक कर सकते हो। जब आपका डिफॉल्ट सुधर गया है उसके बाद 3 साल के अंदर आप बाईबैक कर सकते हो। और तो और आप बाईबैक नहीं करोगे अगर आप सेक्शन 92, 123, 127, 129 के कंप्लाइंस में नहीं हो। अगर आप ये सारे सेक्शंस का कंप्लाइंस नहीं कर रहे हो तब भी आप बाईबैक नहीं करोगे। सर आप मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? हाँ जी, बोलिए जी। हाँ जी बोलो। यस और नो सर? हाँ कि नहीं सर?
सर आपको रिवीजन समझ में आ रहा है क्या? मेरे को एक बार बता दो यार, मेरे को एक बार आप लोगों का कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको रिवीजन समझ में आ रहा है क्या? हमारा एक ही सेक्शन आखिरी बचा है जो आप लोगों का डिबेंचर है। तो प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। डिबेंचर का रिवीजन बचा है और ये डिबेंचर का मैं आपको अगले 15 मिनट में पूरा रिवीजन करवाऊंगा। पर दोस्तों आपको वीडियो में समझ आ रही है क्या? चीजें याद हो रही है क्या? अगर वीडियो में समझ आ रही है चीजें और याद हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हे भगवान, मेरी आपसे दुआ है कि जो बच्चा इस वीडियो को लाइक करेगा, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चे को, ग्रुप जो भी ग्रुप वो लिख रहा है, नेचुरली ग्रुप 1 तो लिख ही रहा होगा, लॉ का रिवीजन कर रहा है, तो ग्रुप 1 में प्लीज भगवान उसको ना 4 नंबर एक्स्ट्रा दे देना, प्लीज भगवान प्लीज। तुम देख लो, दुआ लगती है। ठीक है? ठीक है, कर दिया ना, कर दिया ना, पक्का पक्का पक्का। चलो सर, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा सर। अब आते हैं हम आखिरी सेक्शन पे इस चैप्टर के, जिसके साथ आपका ये 12 नंबर का चैप्टर पूरा वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन 100% रिविजन करवा के खत्म हो जाएगा। मजा ही आ जाएगा। तो सर मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा हूं दोस्तों मैं आप लोगों से? मैं कह रहा हूं डिबेंचर की बात करते हैं। क्या होता है सर डिबेंचर? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। डिबेंचर के बारे में लिखा है आपके ये पॉइंट्स में। डिबेंचर में आप याद रखना, जब भी आप डिबेंचर की बात करो तो थोड़ा सा डिपॉजिट्स के प्रोविजन याद रखना। सबसे पहले पढ़ते हैं सर 2 क्लॉज 30 जो डिबेंचर के डेफिनेशन की बात करता है। डिबेंचर का मतलब क्या होता है सर? डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ डेट विच वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज और नॉट। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को याद आ रहा है सर डिबेंचर का अपन ने क्लास में कोई चार्ट बनाया था क्या? एक सेकंड रुकना बनता है इसके लिए। हाँ, ओ यो यो हनी सिंह। मेरे को वो रणवीर अलाहाबादिया का याद आ रहा है, ऐसे वो ऐसे पागल जिसे कहते हैं यो यो हनी सिंह। सुनो सर मेरी बात सुनो, यहाँ से पढ़ेंगे। बहुत प्यारा चार्ट बनाया हुआ है, तुम अपने स्क्रीन पे रोक करके बना सकते हो। सर ये चार्ट बनाया ही इसलिए जाता है ताकि आप रिवीजन कर सको लास्ट मोमेंट पे। अगर आपके पास ये चार्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब मेरे स्क्रीन पे ही देख लो, देखो इस तरह का कुछ दिखता है। 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बना है। A4 साइज का पेपर लेना है, आप बना सकते हो। एक एक करके जूम इन करके मैं पढ़ाऊंगा, वो जूम इन करके देखते देखते आप उसका चार्ट भी बना सकते हो। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, इससे बहुत ईज आता है रिवीजन का दोस्तों। डिबेंचर का डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 30 में। देखो अभी आपने एक लाइन में डेफिनेशन पढ़ा और यहां से देखो सर डिबेंचर का मतलब होता है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग डेट। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे डेट एविडेंस होता है, बट इट एक्सक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट इन चैप्टर 3O ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रिस्क्राइब। मतलब 3 चीजें आती है, 2 चीजें नहीं आती। 3 चीजें क्या आती है? डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्ट, डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग डेट। और क्या चीजें नहीं आती? ये आती नहीं आती आपकी डेरिवेटिव्स नहीं आती, जैसे कि इन्होंने डेरिवेटिव्स बोल रखा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करे वो आपके डिबेंचर के डेफिनेशन में नहीं आता। अब दोस्तों उसके बाद बात करते हैं बेसिक्स की। क्या कहता है? डिबेंचर में भी इशूड विद द ऑप्शन टू कन्वर्ट। आप ना डिबेंचर को कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल भी बना सकते हो, बट आप होली या पार्टली, पर हमेशा रिडेम्पशन होगा, रिडीमेबल होगा, इरिडीमेबल डिबेंचर नहीं होता। कन्वर्टेबल हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल हो सकता है, पर रिडीमेबल जरूर होगा। दोस्तों अगर आप कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा और डिबेंचर्स पे कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। पर सर अगर मैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहा हूं, अगर मैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो एसआर पास करना पड़ेगा क्या? सर देखो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में आपको एसआर पास करने की जरूरत नहीं होगी अगर आपका जो डिबेंचर है और बाकी बोरोइंग्स जो है वो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के लिमिट के अंदर आता है। पर अगर सबसेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के लिमिट के ऊपर जाता है ना, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। वो लिखा हुआ होगा कहीं पे, हम देखते हैं उसको आगे। उसके बाद मैंने क्या कहा सर? आपके सिक्योर्ड डिबेंचर्स की बात करते हैं, जहां पे आप सिक्योरिटी दे रहे हो। सर इसका टेन्योर जो है, जैसे प्रेफरेंस शेयर का टेन्योर 20 साल का होता था, 10 साल का एक्सटेंशन मिलता था, यहाँ पे टेन्योर 10 साल का होता है। पर आप 10 साल की जगह 30 साल तक का डिबेंचर इशू कर सकते हो अगर आप ये चारों कंपनीज में से कोई हो, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर
फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और एनी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई का परमिशन लेके बैठी है। तो सर देखो, या तो आप खुद इंफ्रा कंपनी हो, या आप किसी और को इंफ्रा को फाइनेंस करते हो, या आप इंफ्रा डेट फंड देते हो, या आपने परमिशन ले लिया है, तो आप 30 साल तक के लिए भी डिवेंचर इशू कर सकते हो। पर सर आप सिक्योर्ड इशू कर रहे हो, तो सिक्योर्ड मतलब आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। तो चार्ज क्रिएट करोगे आप अपने किसी असेट या प्रॉपर्टी में, असेट और प्रॉपर्टी ऑफ कैश, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग, उस पर आप क्रिएट करोगे। और कितने का चार्ज क्रिएट करोगे सर? इस पे एग्जाम में ना क्वेश्चन आया था राजा। आप अपने प्रॉपर्टी एसेट, अपने या एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग, किसी का भी क्या कर सकते हो, किसी का भी आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो। इतना वैल्यू सफिशिएंट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रीपेमेंट के लिए इतना सफिशिएंट होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आप क्या करोगे? आप डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करोगे। सर डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करोगे, पर कब? बिफोर प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर। आप पहले डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करोगे और उसके बाद उसके साथ ट्रस्ट डीड में एंटर करोगे विद इन 60 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। जैसे डिबेंचर अलॉट हो गए, उसके 60 डेज के अंदर आप क्या करोगे? एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड एंटर कर लोगे इन द फॉर्म SS12। मतलब सर आप पहले प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर के पहले ट्रस्टी सिलेक्ट कर रहे हो और अलॉटमेंट के बाद 60 दिन के अंदर आप SS12 में एंटर कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, क्रिएट चार्ज ऑन आप मूवेबल प्रॉपर्टीज पे भी कर सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों डिबेंचर ट्रस्टी कौन होगा? ये सेम चीज है जो आप डिपॉजिट ट्रस्टी के लिए भी पढ़े थे कि डिबेंचर ट्रस्टी जो भी होगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स में बताओगे, उसका रिटर्न कंसेंट ले लोगे और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो ये 6 कैटेगरी में फॉल करता है। पहला, सर ही शुड नॉट होल्ड शेयर्स इन द कंपनी, ही शुड नॉट बेनिफिशियली होल्ड शेयर्स इन द कंपनी। अगर वो कंपनी का शेयर होल्डर है पर बेनिफिशियल होल्डर नहीं है तो वो क्वालिफाइड है, पर अगर वो बेनिफिशियल शेयर होल्डर है कंपनी का तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। दूसरा, सर ही शुड नॉट बी अ प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन और एम्प्लॉय इन द कैश। देखो मैंने सी को ब्लैक में रखा है, कैश को रेड में रखा है। सर वो कैश में ना क्या नहीं होना चाहिए? प्रमोटर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय और की मैनेजर पर्सन। ही शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी मनी फ्रॉम कंपनी। उसको कंपनी से कोई भी पैसा आने का नहीं होना चाहिए, 2 रुपए भी आने का नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर डिवेंचर ट्रस्टी का रेम्यूनरेशन। तनख्वाह तो आएगी ना उसको। चौथा, ही शुड नॉट बी इनडेटेड, उधार नहीं होना चाहिए किसी को भी। ही शुड नॉट बी उधार नहीं होना चाहिए, कैश और सो को किसी की तरफ भी उधार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ही शुड नॉट हैव फर्निश्ड गारंटीज विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डेट। मतलब क्या? उसने अपने प्रिंसिपल डेट को लेकर के कोई गारंटी नहीं दे रखा है। और लास्ट, उसका पेक्यूनरी रिलेशनशिप यानी पैसों का रिश्ता नहीं होना चाहिए। जो आजकल के जमाने में सारे रिश्ते होते हैं लगभग, पैसों का रिश्ता नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। पर सर कंपनी के साथ पैसों का रिश्ता नहीं होना चाहिए मतलब क्या? पेक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब क्या? सर अगर आप कोई भी पैसों का रिश्ता रख रहे हो, मेरी बात सुनना, पैसों का रिश्ता नहीं होना चाहिए मतलब क्या? मतलब सर लोअर ऑफ 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। कंपनी का जो ग्रॉस टर्नओवर है उसका 2%, टोटल इनकम या 50 लाख विच एवर इज हायर, ये तीनों में से विच एवर इज लोअर है उससे ज्यादा का अगर रिश्ता होगा ना तो पैसे का रिश्ता माना जाएगा। फर्ज फर्ज करना सर ये कंपनी है और आप ये फिगर आउट कर रहे हो, ये बंदा डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है क्या? आप बताओ कंपनी का ग्रॉस टर्नओवर कितना है? तो मैंने कहा 50 करोड़ का टर्नओवर है। मैंने कहा इसकी टोटल इनकम कितनी है? इसकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए, इसकी टोटल इनकम 20 लाख रुपए की। कितने की? 20 लाख रुपए की। मेरे को बताओ सर ये लिमिट में डालो, 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर कितना आएगा? 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर आएगा 1 करोड़ रुपीस। टोटल इनकम कितना आया इंडिविजुअल का? टोटल इनकम आया 20 लाख रुपया और 50 लाख रुपीस। ये तीनों में से विचएवर इज लोअर कौन सा हो गया सर? तीनों में से विचएवर इज लोअर हो गया 20 लाख। 20 लाख से ज्यादा का अगर आप इसके साथ रिश्ता रखते हो ना कंपनी के साथ, मान लो कंपनी के साथ आपका खरीदी बिक्री है 5 लाख रुपए का, पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। अगर 20 लाख से ज्यादा का रिश्ता है ना तो पेक्यूनरी रिलेशनशिप माना जाएगा। सर ये क्या हो गया? ये आपके पेक्यूनरी रिलेशनशिप की बात हो गई इन द करंट ईयर एंड द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर की, आप रिलेटिव भी नहीं हो ऊपर के सारे लोगों के। सर ये सारी चीजें याद रख लो। क्या कहा मैंने? सबसे पहले मैं ये कहा, ध्यान से देखो सर, सबसे मैंने पहले मैंने ये कहा ना तो तुम शेयर होल्डर हो, बेनिफिशियल शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए कंपनी में। दूसरा मैंने कहा आप कैश में प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन या एम्प्लॉय नहीं हो। इसी से रिलेटेड आप देख लो, आप उनके क्या नहीं हो, आप उनके रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट कहता है रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सर, उसके बाद आप ना तो कोई पैसा लेने के लिए कंपनी से कोई पैसा लेने का भी नहीं है और कंपनी या उसके पूरे खानदान को पैसा देने का भी नहीं है। कंपनी से पैसा लेने का भी नहीं है और कंपनी के पूरे खानदान को पैसा देने का भी नहीं है। और ना ही मैंने इस प्रिंसिपल डेट की गारंटी दे रखी है और ना ही मेरा कंपनी के साथ पैसों का रिश्ता है। ये अगर आप प्रूव कर दोगे तो आप क्या बन सकते हो? आप एलिजिबल हो सकते हो। मतलब लॉ कहते हैं दूर के बंदे को लाना, ऐसे आसपास के बंदे को क्यों ला रहा है? अब सर आपने किसी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया और उसके ऑफिस अगर कैजुअल वैकेंसी हो गई, सर देखो कैजुअल वैकेंसी अगर होगी ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भरेगा, पर अगर उसने रिजाइन कर दिया तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको मेजॉरिटी डिबेंचर होल्डर का रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर वो खुद से रिजाइन करके जा रहा है तो आपको मेजॉरिटी डिबेंचर होल्डर का रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा, पर अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको 3/4 इन वैल्यू का कंसेंट लेना पड़ेगा। रेजिग्नेशन वाले की जगह पे अपॉइंट करने के लिए मेजॉरिटी का और रिमूव करने के लिए आपको 3/4 का कंसेंट लेना पड़ेगा। सर ये क्या हो गया? ये आपके डिबेंचर ट्रस्टी का पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं सर अगले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व।
सर जब आप डीआरआर की बात करो तो दो चीजें करनी है, एक तो बुक में एक रिजर्व बनाना है और दूसरा एक्चुअल में पैसा इन्वेस्ट करना है। डीआरआर बनाने की बात करें तो डीआरआर आप प्रॉफिट से बनाते हो, जो फ्री रिजर्व जो डिविडेंड लिए अवेलेबल है। कितना बनाओगे सर? आप जनरली ये याद कर लो, अनलिस्टेड कंपनीज वगैरह को बनाना पड़ता है उनके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का 10%। किसका? आउटस्टैंडिंग वैल्यू जो है डिबेंचर का, उसका 10% डीआरआर बनाना पड़ेगा। और ये डीआरआर सिर्फ रिडेम्पशन के लिए यूज होगा। सर इसमें ना डीआरआर में बहुत सारा डिफरेंशिएट है कि अनलिस्टेड कंपनी को बनाना पड़ेगा, लिस्टेड का ये फलाना फलाना, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो बनाएगा वो 10% का बनाएगा, और उसके अलावा वो तो बनाना ही पड़ेगा, पर साथ में आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट या डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ ईच ईयर, हर साल 30 अप्रैल के पहले अब 15% ऑफ द अमाउंट मेच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर जितना अमाउंट मेच्योर हो रहा है ड्यूरिंग द 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, सॉरी, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को जो अमाउंट मेच्योर हो रहा है उसका 15% आप क्या करोगे? डिपॉजिट कर दोगे। और उसको किस चीज के लिए यूज करोगे? रिडेम्पशन के लिए यूज करोगे। और आपको एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा विच इज 15% ऑफ अमाउंट मेच्योरिंग इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। आप क्या करोगे? अमाउंट डिपॉजिट शेल नॉट फॉल बिलो, मिनिमम बैलेंस कितना होगा? 15% ऑफ अमाउंट मेच्योरिंग ऑन 31 मार्च ऑफ दैट ईयर। मतलब सर नेक्स्ट ईयर का जो अमाउंट मेच्योरिंग है उसका 15% आप इस बार डीआर आप उसको इन्वेस्ट करोगे और उसको यूज करोगे, और मिनिमम बैलेंस जो है इस साल जितना मेच्योर हो रहा है उसका 15% उतना मेंटेन करोगे। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूंगा, पर अभी मेरी बात सुनो। सर ये पैसा कहां डिपॉजिट करूं? अच्छी जगह, रिस्क फ्री जगह पे कर, शेड्यूल्ड बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा ले, अनएनकम्बर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सीजी के सिक्योरिटीज में, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जमा करवा ले, ये सब जगह पे जमा करवा ले। सर ये सारा हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सारा हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद लास्ट से डिबेंचर होल्डर की मीटिंग होगी क्या? हाँ जी सर, आपका जो डिबेंचर ट्रस्टी है ना वो बुला सकता है अगर उसको रिक्वेस्ट आया डिबेंचर होल्डर का, जो 1/10 इन वैल्यू होल्ड करते हैं। ऐसे ही डिपॉजिट ट्रस्टी भी बुलाता था। या दूसरा, अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से उसको लगता है कि डिबेंचर होल्डर्स के राइट अफेक्ट होंगे, तो उस केस में वो मीटिंग बुला सकता है। मतलब ये सुओ मोटू बुला रहा है और यहां पे रिक्वेस्ट पे बुला रहा है। सर ये पूरा का पूरा प्रोविजन हो गया आपके डिबेंचर का। उम्मीद है सर आपको ये पूरा प्रोविजन समझ में आया होगा। जाते जाते मेरी एक बात सुन लो सर, जाते जाते आप एक काम कर लो, मेरे स्क्रीन पे मैं आपको पॉज करके, आपको मैं स्क्रीन में एक क्वेश्चन स्क्रीन वो करके दिखाऊंगा, स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। आप लोग प्लीज उस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी सेक्शन 180 सबसेक्शन 1C को लेकर के। पर सर मैं आपको एक बार 181C बता भी देता हूं, सुन लो। हाँ जी सर। सर 181 सी क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। 181 सी कहता है कि अगर एक कंपनी है जिसका एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लस प्रपोज बोरोइंग, जितना पैसा ऑलरेडी है और जो लेना चाहती है, बोरोइंग में सर आपका डिबेंचर डिपॉजिट डेट सब आ जाता है, बॉन्ड वॉन्ड सब आ जाता है। अगर आपका एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लस आपका प्रपोज बोरोइंग अगर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीए से ज्यादा हो रहा है, अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। मजे की बात यह है सर कि जब आप बोरिंग देखोगे ना, ये कहते हैं 180, ये है 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। जब आप बोरिंग देखोगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आपका इक्विटी, आप ये पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आता है सर। फ्री रिजर्व तो वो जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, और एसपी मतलब एसपीए है, ये एसपीए है। पर दोस्तों जब आप बोरिंग देखोगे ना, तो आप टेम्पररी लोन्स को इंक्लूड मत करना। टेम्पररी लोन्स मतलब जो पेबल ऑन डिमांड है या 6 महीने के अंदर पेबल है, जो आपने कंपनी के बैंकर से लिया है। अगर टेम्पररी लोन आपने कंपनी के बैंकर के अलावा किसी से लिया है तो आप इंक्लूड करोगे, पर आपने जो टेम्पररी लोन लिया है कंपनी के बैंकर से और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। और जो भी, पर लेकिन अगर किसी टेम्पररी लोन को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंस करने के लिए लिया है तो उसको आप इंक्लूड करोगे। अगर आपने कोई टेम्पररी लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए लिया है तो उसको आप इंक्लूड करोगे। सर ये हमने क्लास में पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखा था, तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक आपका 181 सी है, यहाँ पे मैंने पूरा एग्जाम्पल में लिखवा रखा है। ये मैं आपके लिए एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको क्लास के नोट से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो यूजुअली क्लास में ही रहते हैं, पर आप इसको एक बार देख सकते हो, ठीक है? मतलब आप इसको पॉज कर करके पढ़ लेना, ठीक है? ठीक है, यहां तक पढ़ना था सर, बस इतना काफी है सर, ये आपकी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा। दैट्स इट गाइस, आई रियली होप यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड विद दैट इट्स अ रैप ऑफ आवर चैप्टर शेयर कैपिटल, एंड आई एम एक्साइटेड टू टेल यू दैट वी हैव डन मेजॉरिटी ऑफ द रिविजन, एंड देयर आर हार्डली 2 or 3 चैप्टर्स दैट इज लेफ्ट, बट आई होप that your law is absolutely on track। सर मेरे को कमेंट पे जरूर ये बता के जाओ आप ये वीडियोस कितने स्पीड पे देख रहे हो, 1.1x 1.2x 1.9x 0.8x किस पे देख रहे हो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जाने के पहले मेरी बात सुनो दोस्तों। क्या होता है, अभी के लिए आपको ये समझना पड़ेगा दैट लॉ में एक सीक्रेट ये है
कि तुम कितना भी कर लो तुमको लैंग्वेज इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। देखो दोस्तों, राइटिंग प्रैक्टिस करने में जो आपको आलस आता है ना, वो आलस बहुत नॉर्मल है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो आप लोगों को शायद हेल्प करे। बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे मेरे क्लास के, पर आपको एक चीज दिखाता हूँ। सर, आलस जो आता है ना, दैट इज वेरी नॉर्मल, बट आई विल शो यू समथिंग। सर ये देखो सर, ये मेरे वो नोट्स हैं जो मैं अपने सीए फाइनल की पढ़ाई के वक्त में अपना डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखता था अकेले खुद से, जब मैं सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा था। जब मेरे को कोई पूछने वाला नहीं था, मेरे को कोई आके चेक नहीं कर रहा था, कोई ये नहीं बोल रहा था तूने लिखा नहीं लिखा दिखा। मैं खुद से शिद्दत से लिखता था क्वेश्चन, शांति से एकांत में बैठ के चेक करता था, अपने आप से इंप्रूव करता था। अपने पास आंसर होता है, अपने पास क्वेश्चन होता है, अपने को पता है अपनी क्या कमी है, अपन किसी तीसरे इंसान को जाके क्या पूछेंगे। सर, तो मैं ये चीज जब करता था ना, तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड मेरे को कॉन्फिडेंस आया। आजकल बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोचते हैं यार याद आ रहा है क्या, नहीं मैं से सर याद नहीं आ रहा है, क्या करूं सर, क्या करूं, बादाम खा बादाम। मेरा पॉइंट ये है सर, अगर आप अभी अपने ये आखिरी के कुछ दिनों में एग्जाम के, अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हो ना, तो आप फिर रिजल्ट में कुछ भी मत मांगो। पर अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, आप अपनी छोटी से छोटी कमी को आइडेंटिफाई करके थोड़ा सा समय देके उसको इंप्रूव करने के लिए तैयार हो, सो आई थिंक दैट यू विल मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन योर प्रिपरेशन। पर अगर आप काम चोरी कर रहे हो, और जब आप अपने दिल से एकांत में पूछोगे ना, आपको दिल आपका बोल देगा तू काम चोरी कर रहा है, तू ना मेहनत करने की जगह तू इधर काम उधर काम ये वो सब कर रहा है, पर तू मेहनत नहीं कर रहा है। तो सुबह उठने की जब बात आती है तो तू उठता नहीं है, पर पूरे दिन भर में क्या खराब रहा उसके लिए तू किसी और को ब्लेम जरूर कर देता है। जब तेरे को रात को समय पे एकदम टाइम पे सोने जाना होता है तो तू फोन चलाता है, वहां तेरे से फोन नहीं रखा जाता, पर तू अपने दूसरों को ब्लेम जरूर कर लेता है। सर, आज आप एक चीज देख लो कि हम में 100 कमियां हैं, पर हम दूसरे में 200 निकालने में पीछे नहीं हटते। पर दोस्तों, मेरे को एक बात बताओ, किसी और की कमी निकाल के, किसी और की खामी निकाल करके आपको सीए फाइनल सीए इंटर पास होगे क्या, रिजल्ट आएगा क्या, रैंक आएगा क्या? नहीं ना राजा। कमी अपने में जितनी निकालोगे, उसको जितनी सुधारोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे, उतना ही रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। क्यों कह रहा हूं सर, ये मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं इस समय पे ना बहुत नॉर्मल होता है ये सोचना कि यार ये मटेरियल जो मेरे को मिली है ये सही है क्या, ये जो क्वेश्चन मार्क मैं यूज कर रहा हूँ ये कंप्लीट है क्या। कुछ क्वेश्चन मार्क मत डालो भाई, जो है सही है, मस्त है, मक्खन है। बस ये आपको रैंक दिला देगा अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। मटेरियल तो बस एक जरिया होता है। ठीक है, तो गाइस प्रिपेयर वेल, पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। जैसे नमन अभी डीपीक्यू कर रहे हैं, चलो मैं आपको एक डीपीक्यू दे देता हूँ, पर नमन आप खुद से भी एक डीपीक्यू उठा करके लिख सकते हो, पर मैं आपको एक डीपीक्यू दे देता हूँ। चलो, चैप्टर नंबर 7। सर, आप क्वेश्चन नंबर 25 डीपीक्यू ले लो, 25 और 26 दोनों डीपीक्यू ले लो, ठीक है। ये आपका डीपीक्यू है सर, ठीक है। सर, रैंक लाने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए होता है बाकियों का तो पता नहीं, पर मेहनत का 100% चाहिए होता है। इसके अलावा कोई भी और जवाब सही नहीं है रैंक को लेके। रैंक को लेके एक ही परसेंटेज जो सही है वो है आपकी मेहनत का 100%। अगर रहा तो रैंक आ सकती है, नहीं तो रैंक नहीं आ सकती, ठीक है। चलो गाइस, दैट्स इट। प्लीज स्टडी वेल, मेक मी प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड कीप रिवाइजिंग। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट पे एक बार जरूर अपने दिल से लिख के जाना, जा रहा हूं सर 200% देने। क्या लिखोगे? जा रहा हूं सर अपना 200% देने। और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर। और अगर मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय। दिस इज योर सी बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।